ऑल्दो आज आप लोगों का जो ये लेक्चर होगा ये बहुत छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि कॉलोनाइजेशन जो है, वैसे आई टेल यू इन डिटेल व्हाट कॉलोनी इज, व्हाट कॉलोनाइजेशन इज, what kind of colonies are there, and what was the process of colonization, and what were the causes behind colonization. Although it is extensive, but still I believe कि हम लोग इसको cover जो है वो आसानी से कर लेंगे. And it is to be very honest, ये बहुत interesting topic है जो आज आप लोग colonization वाला करने लगे हैं, because colonization is not something that is related to just United States of America. You know that Pakistan has also faced colonization in past, और जो भी चीजें कॉलोनीज में होती हैं, जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये आपको आज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड वन थिंग मोर कि कॉलोनाइजेशन जो है उसमें, एक सेकेंड जी, कॉलोनाइजेशन में एक चीज आप लोग और जो है वो कंसीडर कीजिएगा कि कॉलोनाइजेशन का जो टॉपिक है, इट विल नॉट जस्ट हेल्प यू इन यूएस हिस्ट्री. अगेन मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं ये बात कि ये आप लोगों को जस्ट यूएस हिस्ट्री के अंदर हेल्प नहीं करेगा. ये आपको हेल्प करेगा आपके जो है, एक सेकेंड. अच्छा, एक चीज मुझे आप लोग कंफर्म कर दें, मैंने आप लोगों के साथ ये वाली स्लाइड्स जो है वो शेयर की हुई हैं या नहीं की हुई हैं, कॉलोनाइजेशन वाली? ये आप लोग मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों के साथ ये स्लाइड्स शेयर कर दूं, ताकि आप लोग ये वाली स्लाइड्स ओपन कर लें. यस. अच्छा, मैंने ये शेयर की हुई है आप लोगों के साथ? नहीं, आई थिंक आई जस्ट हैव शेयर्ड कॉलोन एक्सप्लोरेशन वाली स्लाइड्स. हम्म. नो मैम, ये नॉट. अच्छा, लेट मी शेयर इट विद यू. ठहरे, मैं आप लोगों के साथ ये वाली स्लाइड शेयर कर लूं ताकि आप लोग इसको ओपन कर लो, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. ओके, आई हैव शेयर्ड इट, कॉलोनाइजेशन वाली स्लाइड्स आप लोग इसको ओपन कर लें, ताकि हम लोग फिर इसी से ही हम लोग आगे अपनी फर्दर जो डिस्कशन है उसको करेंगे. ओके, यू पीपल जस्ट ओपन द स्लाइड्स एंड गिव मी जस्ट 2 minutes. आई एम कमिंग. ओपन कर ली हैं. और ये कॉलोनाइजेशन जो है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है. अच्छा, आई वाज टेलिंग यू कि कॉलोनाइजेशन जो है ये जस्ट आपको हेल्प नहीं करेगा यूएस हिस्ट्री में. अगर आप लोग कोई ऐसी अटेम्प्ट करते हैं जो आपको कॉलोनियलिज्म, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, जिसके अंदर आपको कुछ थोड़ी बहुत इसकी डिटेल देनी पड़ जाती है, तो आज के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेल अवेयर कि ये प्रोसेस बेसिकली क्या है. एंड अगर अमेरिकन पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो उसके कॉजेज डिफरेंट थे. अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखते हैं, सॉरी, सब कॉन्टिनेंट के या इंडो पाक के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो उसके कॉजेज डिफरेंट थे, वो इससे डिफरेंट है. ठीक है जी. अच्छा, कॉलोनाइजेशन का टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहले वी नीड टू नो दैट व्हाट इज कॉलोनी. कॉलोनी होती क्या है? कॉलोनाइजेशन तो बाद में आता है ना. द वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज कॉलोनी. सो यू कैन से, नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक, यस, a country or area under full or partial control of another country and occupied by settlers from that country. कि एक ऐसी कंट्री या एक ऐसा एरिया जो या तो पूरी तरह से या पार्शली किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल में होता है, और वहां पर सेटलर्स आकर बैठे होते हैं, आप उसको कहते हो कॉलोनी. ठीक है. सो हम बोलते हैं कि इंडिया वॉज कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. सो इंडिया डज नॉट ओनली मीन प्रेजेंट डे इंडिया. इंडिया कलेक्टिवली हम लोग सब कॉन्टिनेंट को बोलते हैं. ठीक है. सो अब अगर आप लोगों ने, जाहिर है पाकिस्तान हिस्ट्री तो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आप लोगों में से सब लोगों को ये बात पता है कि क्या सिचुएशन थी वहां पर, तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो. और उस डेफिनेशन को वहां पर अगर आप पुट करके देखो, तो आपको वो सारे एस्पेक्ट्स नजर आएंगे दैट यस,
India was colony of Great Britain. So let's just repeat this definition once again of colony, and you will get an idea that India was colony of Great Britain, and similar was the case with the United States of America. Later on, हमने जब exploration का end किया था, तो मैंने आपको एक line पढ़ाई थी और मैंने ये कहा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो आए तो यहाँ पर एंड पर थे, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री पर एवरलास्टिंग है। ठीक है, तो वहां से अब हम जो एवरलास्टिंग इम्पैक्ट है, वहां से अब हमने कॉलोनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है। द पर्पस बिहाइंड कनेक्टिंग माय टुडेज टॉपिक विद द प्रीवियस वन इज that I will connect each and everything when we will be talking about history. So you may get an idea that how events are in chronological order. ठीक है, एक टाइमलाइन कैसे इवेंट्स का प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स जस्ट रिपीट दिस डेफिनेशन ऑफ कॉलोनी। अ कंट्री और एरिया अंडर फुल और पार्शियल कंट्रोल ऑफ एन अदर कंट्री। देखें, फुल या पार्शियल कंट्रोल। अब ये पार्शियल कंट्रोल क्या है? जैसे उन्होंने कुछ राइट्स दे दिए थे, मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आप लोग पढ़ते हो पाकिस्तान अफेयर्स में, उसमें कुछ राइट्स उन्होंने दे दिए थे जो है इंडियंस को, और कुछ राइट्स जो हैं उनको अपने पास रख लिया था। सिमिलर वाज द केस अगेन इन एक्ट ऑफ 1935, उसमें भी यही चीज हुई थी। सो अगर आपने हिस्ट्री पाकिस्तान की डिटेल में पढ़ी हुई है तो यू विल गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज पार्शियली कंट्रोल्ड। ठीक है, अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि देयर इज रिफाइंड एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन दैट इज गोइंग ऑन। ये मैं पढ़ाती हूँ जब आईआर में आप लोगों को मैंने मर्केंटलिज्म की थ्योरी पढ़ानी है, नियो मर्केंटलिज्म पढ़ाना है, तो आई विल टीच यू देयर कि किस तरह से अभी भी कॉलोनाइजेशन होती है, बट वो जियोग्राफिकली नहीं होती है, वो इकोनॉमिकली होती है। एंड आई थिंक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन इज वर्स देन जो है जियोग्राफिकल कॉलोनाइजेशन, बिकॉज यू आर क्रिपल्ड एंड यू हैव नो वे आउट। ठीक है जी, सो अ कंट्री और एरिया अंडर फुल और पार्शियल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री एंड ऑक्यूपाइड बाय सेटलर्स फ्रॉम दैट कंट्री, यू नो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, viceroy. So these were the people who were actually settlers, who were there to take control of subcontinent. And I'm linking it with subcontinent because many of you, if you are aware of American perspective, then many of you are aware of Pakistani perspective, or sorry, subcontinent के perspective. So I relate history with that perspective ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से इन definitions को और इन चीजों को समझ सकें। Kindly slide जो है वो आगे कर दें। टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। अब हम लोग कॉलोनीज की टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं कि कॉलोनीज की टाइप्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बट इफ यू हैव नोटबुक्स यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, आई टीच इट। देखें, तीन तरह की कॉलोनीज होती हैं। सबसे पहली कॉलोनी जो है वो होती है, कंट्रीज आर नाउ इकोनॉमिक colonized, economically colonized. ठीक है, corrected. And yes, countries are now economically colonized. Again, the hegemons are there, and those hegemons are not just occupying the territories in terms of colonization. They are occupying the economic structure of the countries. और उस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो फिर क्रिपल करते हैं इकोनॉमीज को, एंड दे बाउंड देम सो दैट दे मे फॉलो देयर रूल्स एंड दे मे ओबे व्हाटएवर द ऑर्डर द हिजीमॉन हैज गिवन देम। गॉट इट? सो इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हो कि जैसे आईएमएफ है, जैसे वर्ल्ड बैंक है। वी आर डिविएटिंग फ्रॉम आवर टॉपिक, बट स्टिल दिस टॉपिक इज वर्थ रीडिंग एंड इट विल हेल्प यू आउट जो है आपके एस्से में। तो आप जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, दैट इज फार बेटर। तो द थिंग इज कि आपका जो ये जो आईएमएफ है, ये वर्ल्ड बैंक है, आपको क्या लगता है कि ये जस्ट आप कंट्रीज को लोन्स दे देते हैं? दिस इज नॉट द केस। आप लोगों को ये भी मैंने डिटेल में प्रोसेस पढ़ाना है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि किस तरह से कंट्रीज को जो है वो ऑक्यूपाई किया जाता है, किस तरह से उनको जो है वो क्रिपल किया जाता है, उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को किस तरह से उनको बाउंड किया जाता है कि वो आपके फॉलो करें ऑर्डर्स, उनके पास कोई वे आउट नहीं होता। सो जिस टाइम पर भी आईएमएफ आपको लोन देता है, एंड देन वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑफ द व्यू कि जी लोन देते हैं दोनों, बट देयर इज मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशंस, टू इंस्टीट्यूशंस। तो ये हम वहां पर पढ़ेंगे, यहाँ पर यूएस हिस्ट्री में इसका कोई काम नहीं है। एंड दिस वाज द रीजन दैट आई वाज रिलक्टेंट इनफ कि आप लोग यूएस हिस्ट्री और आईआर इकट्ठी रखें, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, सो द थिंग इज
कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो आईएमएफ है, ये जब आपको लोन्स देते हैं तो अलोंग विद लोन्स आईएमएफ गिव यू एक्चुअली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स. इट इज एक्चुअली अ लिस्ट दैट यू हैव टू फॉलो, दैट यू हैव टू ओबे. और उस लिस्ट को आपको फॉलो करना पड़ता है, उस कंट्री को उस लिस्ट को फॉलो करना पड़ता है. उसको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं. एंड ओवरऑल पॉलिसी इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी. ठीक है, तो ये मुझे उसका नाम बोल रहे हैं, आई थिंक क्रिस्टीन लेगार्डे का लास्ट डॉक्यूमेंट जो मैंने पढ़ा था इसके ऊपर, वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स पे, वो उसका था. क्रिस्टीन लेगार्डे, ही वाज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ. स्टिल आई हैव नो आइडिया कि अभी आजकल कौन चल रहा है, बट ड्यूरिंग माय सीएसएस इंटरव्यू प्रिपरेशन आई टॉक्ड अबाउट हर. इवन ड्यूरिंग माय इंटरव्यू एक क्वेश्चन हुआ था इसके ऊपर. एनीवे, सो द थिंग इज कि जो आपका ये है आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, इनमें होता क्या है कि ये बेसिकली आपको इतना उसके अंदर जो कंडीशंस देते हैं वो इतनी हार्श होती हैं, वो इतनी टफ होती हैं कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो तबाह करने के लिए काफी होती हैं. ऑल्दो दे गिव अ जस्टिफिकेशन दैट दिस इज फॉर द वेलबींग ऑफ द कंट्री, बट इट इज एक्चुअली नॉट. दे आर एक्चुअली ऑन देयर वे टू हैंडीकैप यू. आपको ये चीज समझनी चाहिए इसमें. ठीक है, फिर उसमें ये होता है कि आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने का कहते हैं, आपको कहते हैं कि सब्सिडीज आप प्रोवाइड ना करें. एंड यू नो, इफ यू आर फ्रॉम एग्रेरियन बैकग्राउंड, अगर आप लोगों का जमींदार घराने से ताल्लुक है, तो यू पीपल आर वेल अवेयर दैट व्हाट सब्सिडी इज फॉर अ फार्मर, फॉर अ जमींदार. ठीक है, तो यू पीपल नो. तो द थिंग इज के ये चीजें जो है वो ये मेजर्स लेने को बोलते हैं. जॉब्स कहते हैं, जॉब्स कोटा खत्म कर दो. अभी आजकल आपको पता है जॉब्स कोई भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में. व्हाई? बिकॉज वी आर फॉलोइंग दैट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स लिस्ट दैट वाज गिवन बाय आईएमएफ टू पाकिस्तान इन रिटर्न ऑफ लोन. ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अमेरिकन कॉलोनीज की हम लोग बात कर रहे थे, बहुत आगे निकल गए थे उस पे, आईएमएफ पे चले गए थे हम लोग. एनीवे, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉलोनीज. सबसे पहली जो कॉलोनी होती है दैट इज चार्टर्ड कॉलोनी. सबसे पहली जो कॉलोनी की टाइप होती है, इसको आप लोग चार्टर्ड कॉलोनी बोल सकते हो. अच्छा, अब ये किस तरह की कॉलोनी होती है? अच्छा, इसकी ना एग्जांपल्स आगे लिखी हुई है, कनेक्टिकट और रोड आइलैंड. Connecticut and Rhode Island, these are basically two states of United States of America. And initially अगर हम बात करें, so these were the two colonies that were chartered. अब मैं आपको समझाती हूँ कि chartered colonies basically क्या होती हैं. Chartered colony एक ऐसी कॉलोनी होती है that belong to group of people और company, जो एक खास किस्म के तबका होता है, बिजनेसमैन का या टाइकून्स का एक तबका होता है, जिसके अंडर वो कॉलोनी आती है. या फिर इसके अलावा कोई कंपनी होती है और वो कंपनी जो है उसको कंट्रोल कर रही होती है उस कॉलोनी को. ठीक है, सो और इन रिटर्न जो उसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो उस कंपनी और उस लोगों के ग्रुप, उस बिजनेस टाइकून के पास नहीं जाएगा. मतलब उसके पास भी जाएगा, बट उसका एक मेजर चंक जो है वो उसको किंग को पे करना पड़ेगा. अब आपने एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि इन कॉलोनीज में जो मेन एंटिटी है या जो मेन पावर है वो किसके पास है? किंग के पास है. सो यहाँ पर जितने भी एग्रीकल्चरल जो है एक्टिविटीज होंगी, यहाँ पर जितनी इंडस्ट्री, तो खैर अभी इस टाइम तक ना अमेरिका में आई ही नहीं थी. ठीक है, आई विल टेल यू के इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट होती है. ठीक है, सो द थिंग इज कि अभी तक जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, जितने भी रेवेन्यू जनरेशन होगा, टैक्स कलेक्शन होगा, दैट विल गो टू किंग. ठीक है, और उसमें से कुछ शेयर जो है वो उस कंपनी को या उस टाइकून को और उस तरीके से मिलेगा. इसकी एग्जांपल अगर आप लोगों ने याद रखनी है ना, तो वो आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जैसे पाकिस्तान के अंदर बहरिया टाउन है. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस इन योर पेपर. मैं आप लोगों को मेमोराइज कराने की कोशिश करती हूँ साथ साथ चीजें, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाए नॉर्मल और डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, कि आप लोगों को जब भी डिबेट कभी करनी हो तो यू पीपल मस्ट हैव आइडिया इन योर बैकग्राउंड के हम क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, सो चार्टर्ड कॉलोनी, जैसे हम लोग यहाँ पर बहरिया टाउन है, सो मलिक रियाज यू नो इज अ टाइकून. तो आपको क्या लगता है कि ऑल द मनी दैट मलिक रियाज एक्चुअली जनरेट्स फ्रॉम बैरिया टाउन गोज टू मलिक रियाज? नो, दिस इज नॉट द केस. He has to pay to the government, he has to pay to other parties as well. There are so many shareholders into this. And the thing is कि वो चीज जो है वो फिर अल्टीमेटली यहाँ पर आपको अमेरिकन कॉलोनीज में भी देखने को मिल रही है, बट द मेन पावर इज ऑफ किंग.
ठीक है। सो चार्टर्ड कॉलोनीज की एग्जांपल्स अगर आप देखो तो उसके अंदर आपके पास कनेक्टिकट और रोड आइलैंड की एग्जांपल आती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये याद करने का तरीका इस तरह बताती हूँ कि सी फॉर चार्टर एंड सी फॉर कनेक्टिकट, ठीक है, और आगे रोड आइलैंड तो आप लोग याद कर ही लोगे। सो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सो अवर नेक्स्ट कॉलोनी इज प्रोप्राइटरी कॉलोनी, ठीक है। ये आप लोगों ने इसी तरह पेपर में या तो चार्ट बना लेना या फिर आप लोग जो है कोई ट्री डायग्राम के थ्रू बता देना। आई बिलीव दैट यू शुड make this chart so it will be appealing for the examiner. The next one is proprietary colony. अब proprietary colony as the name indicates, अगर आप लोगों को proprietary का पता है तो you will get an idea कि proprietary colony क्या होती है, कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक लैंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है और वो लैंड जो है वो किंग कुछ लोगों को दे देगा, ठीक है। वो लैंड जो है वो किंग के कंट्रोल में है और वो कुछ लोगों को दे देगा और वो कहेगा कि आप यहाँ से पैसा बनाओ, ठीक है, एंड यू हैव टू पे दैट मनी टू किंग एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ किंग एज वेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक घर है और मैं उसको किराए पे दे दूं और मैं अपने किसी जानने वालों को किराए पर दूं और मैं कहूं कि यहाँ पर नीचे आप एक ट्यूशन सेंटर बना ले, तो आपने क्या करना है कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी आपने मुझे पे करना है और साथ में अपने घर की मेंटेनेंस भी करनी है। सो द थिंग इज देयर आर टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन दैट, जो है जिनको मैंने रेंट किया है घर, उनको दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दे हैव टू पे द मनी एंड दे हैव टू मेंटेन द हाउस एज वेल। सो दिस इज समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन देयर, कि वहां पर भी ये चीज जो है वो चल रही थी कि किंग जो है वो एक लैंड दे देता था लोगों को और कहता था यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करो, यहाँ से पैसा बनाओ और वो पैसा जो है वो तुमने मुझे देना है और मेरे लैंड को प्रोटेक्ट भी करना है। वेन एवर आई नीड टू गेट इट बैक आई विल, ठीक है। सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी कॉलोनी इज डेलावेयर, मैरीलैंड एंड पेंसिल्वेनिया। यू कैन कम अप विद जस्ट वन एग्जाम्पल एंड यू कैन कोट मल्टीपल एग्जाम्पल्स एज वेल, इट्स टोटली अप टू यू, जितनी आपको रिटेन हो जाएंगी। बट मैं पी फॉर पेंसिल्वेनिया हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ, ये आप लोग जो है लाजमी याद कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ वी हैव द थर्ड कॉलोनी जिसको आप कहते हैं रोड आइलैंड, ठीक है, सॉरी रॉयल कॉलोनीज। इसकी एग्जांपल्स जो हैं आपके पास आ जाती हैं, जो है न्यू जर्सी आ जाती है, न्यूयॉर्क आ जाता है, ठीक है, वर्जीनिया आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर रॉयल कॉलोनीज के अंदर आपके पास मैरीलैंड आ जाता है, ठीक है। फिर देयर आर मल्टीपल बट द थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर जस्ट 2 to 3 ताकि आप लोग रिटेन कर सको। और अगर आप लोगों ने कोई एक भी इधर उधर कर दी तो मामला खराब हो जाएगा। सो उतना ही आपने इसको प्रिपेयर करना है, कोई निमोनिक बना लेना जितना आप लोग इसको याद कर सको, ठीक है जी। सो चार अब हम लोग आ गए हैं रॉयल कॉलोनीज के ऊपर। अब आपको नाम का पता है कि रॉयल कॉलोनी, जैसा कि आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि रॉयल कॉलोनीज क्या होती हैं। सो गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द किंग, जो कॉलोनी है वहां पर जो गवर्नमेंट होगी ना वो किंग अपॉइंट करेगा, ठीक है। किंग उस गवर्नमेंट को लेकर आएगा। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी एक किंग है। if you people are sharp enough or intelligent enough, I must say, to understand what I mean in the quoted language or in a kind of you can say contextual language and discourse, you will get an idea that what I actually mean. So there is a king in Pakistan as well and they appoint the government. So that king appoints the government. So इसी तरह से वहां पर क्या होता था, हाँ ये जो हंस रहे हैं इन लोगों को पता चल गया। एनीवे, अच्छा होता क्या है, अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द किंग, ठीक है। हाफिज साहब, हाँ जी, मुल्ला निजामुद्दीन। अच्छा, गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द किंग, होता क्या था कि किंग जो है वो डायरेक्टली उस गवर्नमेंट को लेकर आता था जिसका उसको पता होता था कि अब इसने मुझे फायदा देना है। एग्जैक्टली अब ये पाकिस्तान वाला सिनेरियो अपने जेहन में रखो। टैक्स कलेक्टेड, गौर से सुनना, टैक्स कलेक्टेड, लॉ इम्प्लीमेंटेड इन द नेम ऑफ किंग, डीएचए, राया गोल्फ क्लब एंड बस चल रहा है सिस्टम सारा। सो दिस वाज द केस इन रॉयल कॉलोनीज। सो यू कैन गेज फ्रॉम हियर दैट व्हाट रॉयल कॉलोनीज मीन। और इसकी एग्जांपल्स जो है मैंने आपको बता दी हैं। आप इसके अंदर न्यूयॉर्क लिख लेना, न्यू जर्सी लिख लेना, बिकॉज न्यू न्यू से याद रख लेना। एंड देन आर जो है सॉरी क्या नाम है, मैरीलैंड याद रख लेना और वर्जीनिया याद रख लेना, ठीक है। ये दो आप लोग याद रख लेना। एंड यस, दीज वर द 3 कॉलोनीज या टाइप्स ऑफ कॉलोनीज आप कह सकते हो, जिसमें हम लोगों ने चार्टर कॉलोनीज पढ़ी हैं, प्रोप्राइटरी कॉलोनीज पढ़ी हैं और रॉयल कॉलोनीज पढ़ी हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछे, ताकि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने पॉइंट के ऊपर मूव करें।
जो कि हमने देखना है कि सबसे पहले कॉलोनाइजेशन कब हुई थी. Is there anything that is confusing? You can ask me. क्लियर है? सो तो नहीं गए सारे, या भाग तो नहीं गए हैं वीगो के डर से? रीजंस बिहाइंड कॉलोनाइजेशन, इम्तियाज ये पढ़ेंगे, ठीक है? कॉजेस बिहाइंड कॉलोनाइजेशन पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है, एंड यही क्वेश्चन आपको आना है, ये मैं आगे जाके आपको पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है? अभी तक जितना पढ़ा है वो मुझे बताएं, आपको समझ आया है कि नहीं? बाकी आप लोग ना बताएं. आई हैव टू टीच इट. क्लियर है? Yes, for good 7 years. No, no, no. They ruled for so many years, not 7 years. Oh my God, they ruled for so many years, right? जब तक अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चलेगा ना, उसके ड्यूरेशन में भी जो जो कुछ हो रहा था, जो मैंने आपको बूस्टन मैसेकियर पढ़ाना है, फिर इसके अलावा सन्स ऑफ लिबर्टी करवाना है, वो जो जितने जितने क्लैशेस चल रहे थे ड्यूरिंग दैट टाइम, एमिस द मूवमेंट जो वो सारी चल रही थी, ब्रिटिशर्स वर ओवर पावरिंग द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है? बेसिकली नॉर्थ अमेरिका. गॉट इट? सो नॉट 7 years, ये अब आगे जाके करेंगे, ठीक है? अच्छा, स्लाइड्स आप लोग आगे करते रहे हैं साथ साथ. जेम्स टाउन, हाँ जी, जेम्स टाउन. और फिर उसके बाद ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जेम्स टाउन फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ था, जरा बताएं. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि जेम्स टाउन जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ था. लेटर ऑन उसका नाम क्या डला था? प्रेजेंट डे क्या है वो? वर्जीनिया. यस, वेरी गुड. अच्छा जी, रॉयल कॉलोनीज एंड देन वी टॉक्ड अबाउट चार्टर्ड कॉलोनीज. अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं, ये जो साइड पे आप लोगों को स्लाइड्स में पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये आप गौर से देख लो. ये जो है, ये जो फ्लैग्स बने हुए हैं ना, ये बेसिकली स्टेट. अच्छा, अमेरिका के अंदर एक तो अमेरिका का फ्लैग है ना, विद 13 स्ट्रिप्स एंड 50 स्टार्स, ठीक है? आप लोगों ने याद रखना है कि अमेरिका के अंदर जो है 13 स्ट्रिप्स हैं, जो फ्लैग है, अमेरिकन फ्लैग है, उसकी 13 जो है वो आई थिंक 13 स्टार्स हैं, और साथ में स्ट्रिप्स हैं. सो 13 स्टार्स जो है ना, बेसिकली वो क्या है? दीज आर सिंबल ऑफ 13 कॉलोनीज. बेसिकली स्टार्ट में क्या था, सॉरी, स्टेट्स. स्टार्ट में अमेरिका के अंदर 13 स्टेट्स थी, ठीक है? मैं आपके साथ ये मैप अपना बनाया हुआ शेयर कर दूंगी, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको देख लेना. अमेरिका के अंदर स्टार्ट में 13 कॉलोनीज थी, सॉरी, कॉलोनीज ही थी वो, बेसिकली कॉलोनाइजेशन के दौरान ही वो 13 स्टेट्स थी. उसके बाद ये जितनी आप लोगों ने भी रॉयल, चार्टर्ड और प्रोप्राइटरी पढ़ी है ना, ये सारी 13 बनती हैं. कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी तरह की कॉलोनी डेवलप हुई हुई थी. कहीं पर प्रोप्राइटरी थी, कहीं पर रॉयल थी, कहीं पर चार्टर्ड थी, ठीक है? सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू वेस्टवर्ड मूवमेंट, एंड देन उसके बाद वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, एंड देन उसके बाद कुछ चीजें परचेज की, जैसे टेक्सास है, फिर इसके अलावा अलास्का है, ये चीजें परचेज की, और फिर उसके बाद अमेरिका की अल्टीमेटली जो है वो 50 स्टेट्स बनती हैं. तो कहने का आप लोगों को पर्पज ये है, बताने का पर्पज ये है कि एक अमेरिकन फ्लैग है, ठीक है? और अमेरिकन फ्लैग के अलावा हर स्टेट का अपना अपना भी एक फ्लैग है, ठीक है? तो ये जो दो फ्लैग्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, इसमें जो ऊपर वाला फ्लैग है ये मैरीलैंड का फ्लैग है, और जो नीचे वाला फ्लैग है ये वर्जीनिया का फ्लैग है, ठीक है? सो आप लोगों ने ये याद रखना है. ऑल्दो दिस फ्लैग इज नॉट गोइंग टू बी, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू टू ड्रॉ द फ्लैग, बट जस्ट the purpose behind telling you is that कि these pictures which you find in slides are not without intention. ये मैंने विदाउट इंटेंशन जो है वो नहीं की होती है, ठीक है? Britain ruled from 1585 to 1776. Yes, 1776 is the year when America got independence. ये यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाना है, और ईयर बाय ईयर मैंने आपको करवाना है, ठीक है? कि 1774 में क्या हुआ था, 5 में क्या हुआ था, फिर 6 में क्या हुआ था, टाइमलाइन में लेकर आना है आपको मैंने. सो हैव पेशेंस, इंशाल्लाह वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग. अच्छा जी, चार्टर्ड कॉलोनीज में मैंने आपको बता दिया कनेक्टिकट. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको प्रोप्राइटरी कॉलोनीज बताया, और ये दिस इज फ्लैग ऑफ पेंसिल्वेनिया, ठीक है? ये वाला जो फ्लैग है ये पेंसिल्वेनिया का है.
ये मैंने आपको आगे स्लाइड जो कराई है ये वो कराई है जो भी मैंने आपको लेक्चर दिया है। जो चार्ट मैंने आपको बताया है वो चार्ट मैंने कहीं से उठाया है, जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ आप लोगों के लिए। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट इन योर एग्जाम यू कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है, ताकि एग्जामिनर अपील हो उससे। अच्छा जी, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट कॉलोनाइजेशन अटेम्प्ट, ठीक है। वेरी फर्स्ट कॉलोनाइजेशन अटेम्प्ट वाज मेड इन 1585। सबसे पहली अटेम्प्ट जो की गई थी कॉलोनाइजेशन की, दैट वाज इन 1585 बाय सर वॉल्टर रेले। मैंने लिखा हुआ है नीचे, सर वॉल्टर रेले डिड इट। अच्छा, ये जो पिक्चर बनी हुई है ये सर वॉल्टर रेले की बनी हुई है, ठीक है, ये आप लोग इनको देख सकते हैं। ही ट्राइड टू कॉलोनाइज रिनोके आइलैंड्स। रिनोके आइलैंड्स जो हैं ये एक जगह है अमेरिका के अंदर, एंड ही ट्राइड टू कॉलोनाइज दिस पर्टिकुलर एरिया। सिमिलरली Columbus tried to, plant a colony in Trinidad and San Salvador। मैंने आपको जितने वो सारे उसके मैप के थ्रू ही करवाया था, मैंने आपको रेड ग्रीन और वो जो ब्लू लाइंस के थ्रू बताया था कि अब बहामास पहुंच गया है। अब अपने सेकंड जो जर्नी, सेकंड जो उसका है ट्रिप है, या सेकंड जो उसकी अटेम्प्ट है, उसमें वो यहाँ पर पहुंच गया, सेकंड वॉयज में, सॉरी, यहाँ तक पहुंच गए। सो अब बात का पर्पस क्या है कि एवरीवन ट्राइड, बट जो सबसे पहली कॉलोनाइजेशन की अटेम्प्ट थी प्रॉपर, देखें, ही ट्राइड टू प्लांट अ कॉलोनी बट द सेवेज पीपल ओवर देयर, द नेटिव्स दैट वर ओवर देयर लाइक रेड इंडियंस, मायाज, एज़टेक्स और वो जितने मैंने आपको करवाए थे, they people didn't allow him to plant a colony, right? So the very first attempt of colonization was made in 1585 by Sir Walter Raleigh on this particular land, which is America. He tried to colonize Roanoke Islands, but he could not do so because of Red Indians. आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, governor of this colony was John White. Exactly, this is additional information. Although to be very honest, I had no idea about it, but you people can quote it. आप लोग इसको quote कर सकते हो. You people can note it down as an extra information. अच्छा, back to the topic. He could not colonize because of Red Indians. अब the thing is, आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो रेड इंडियंस हैं, थ्रू आउट द अमेरिकन हिस्ट्री दे वर नोन एज नोटोरियस पीपल। इनका कोई भी अच्छा इंप्रेशन नहीं था। अभी आगे जाकर आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, जब वार ऑफ 1812 में आपको करवाऊंगी, तो उसमें यू पीपल विल गेट एन आइडिया कि ये इन्होंने तब भी बहुत तंग किया था अमेरिकन को। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ड्यूरिंग वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, ये जो रेड इंडियंस थे इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को अगेंस्ट अमेरिका। तो ये बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे। फिर उसके अलावा देवर डिस्पेरेडोज मोस्टली, और भगौड़े जिसको आप बोलते हो ना उर्दू लैंग्वेज में, तो ये लोग बहुत ज्यादा तंग करते थे। कभी स्पेन से चोरियां करके, चूंकि स्पेन और जो है अमेरिका, इसके बीच में गैप नहीं था, कोई बॉर्डर नहीं था, तो चोरियां करके ये लोग उस साइड पर चले जाते थे, ठीक है, और फिर वहां से जो है दोबारा स्पेन के अंदर आ जाते थे, अमेरिका से स्पेन में चले जाते थे और स्पेन से अमेरिका में आ जाते थे। तो एक फस क्रिएट किया हुआ था इन्होंने बहुत ज्यादा। एनीवे, फिर उसके बाद इंडियन रिमूवल एक्ट आता है, वो आगे जाकर हम लोग वो सारी चीजें पढ़ेंगे, बट आई जस्ट डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा स्टार्ट से लेकर चीजों को चल रही हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो रेड इंडियंस हैं इनको आपने अपने माइंड में रखना है कि ये कोई अच्छी अच्छी रिप्यूटेशन इनकी नहीं है। सो सर वॉल्टर रेले हु ट्राइड टू कॉलोनाइज रेनोके आइलैंड, he could not do so. Why he could not do so? Because of Red Indians. They didn't allow him to colonize this land, which is Roanoke Island. Then comes successful colonization. सबसे पहली जो successful colonization की attempt होती है वो होती है जी जेम्स टाउन की, ठीक है। ये आपको जेम्स टाउन, वेलकम टू जेम्स टाउन सेटलमेंट, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इन द नेम ऑफ किंग जेम्स, उस टाइम पर जो किंग चल रहे थे वो कौन थे, किंग जेम्स। एंड इसको जॉन स्मिथ कॉलोनी भी कहा जाता है, ठीक है। जॉन स्मिथ कॉलोनी इसको क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड जॉन स्मिथ कॉलोनी, आपने एक एक पॉइंट को, एक एक स्टांस को प्रूव करना है, दैट व्हाई इट इज कॉल्ड जॉन स्मिथ कॉलोनी। इट इज कॉल्ड जॉन स्मिथ कॉलोनी बिकॉज जॉन स्मिथ वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु कास्ट टोबैको एंड ही सेंड इट टू इंग्लैंड। तो यहाँ से आगाज होता है उस चीज का जो हमने एक्सप्लोरेशन के सबसे पहले पढ़ी थी, और वो क्या थी कि यहाँ पर वो तो खैर एशियन स्पाइसेस और एशियन टोबैको, इंडिको और कॉफी और इन चीजों की बात करते थे, बट अगेन अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट की भी बात की जाए तो पर्पस इज एग्जैक्टली द सेम, कि जॉन स्मिथ ने सबसे पहले इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया बाय कास्टिंग टोबैको एंड सेंडिंग दैट टोबैको टू इंग्लैंड, जस्ट टू गिव अ काइंड ऑफ वे और अ हिंट
to the England, to the English people that yes, you can come here, you can plant tobacco, and you can get that tobacco, you can take that tobacco back to England. Why is it so? ऐसा क्यों है? इंग्लैंड के अंदर कोई टोबैको वो कास्ट नहीं कर सकते थे? कैन एनीवन टेल मी, आप लोगों में से, कि ऐसा क्यों था? इंग्लैंड में भी तो टोबैको कास्ट हो सकता था, तो ये वाला प्रोसेस आखिर अडॉप्ट क्यों किया गया? कोई बता सकता है मुझे इसकी रीजन क्या थी? देयर वॉज वार विद स्पेन। किस टाइम की आप बात कर रहे हो? 1585 ऑनवर्ड्स की स्पेनिश वार की बात कर रहे हो? This can be the reason, but this is not the valid reason. I just want another answer. That is very logical, answer. Can anyone tell me? Then I'll tell you as well, but I just want to have your opinion. चलें, I'll tell you. देखें, बेसिकली क्या है कि मैंने आपको कॉजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन में भी ये बात करवानी है, एंड इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर when I was teaching you physical features of the United States of America, at that time I told you that temperature and geographical features of this particular continent are very feasible for agricultural activities. I told you. तो उस टाइम पर जो मैंने आपको बात कही थी वो एग्जैक्टली यहाँ पर अप्लाई होती है कि अमेरिका का जो एनवायरनमेंट था, अमेरिका का जो लैंड है, दैट वाज सो मच फर्टाइल इवन टुडे। आज भी अमेरिकन लैंड इज सो फर्टाइल। तो इस वजह से वहां पर टोबैको और इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत स्पीडीली ग्रो करती थी। दिस वाज द रीजन दैट जॉन स्मिथ कास्ट टोबैको over there, and